गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। राइट। अब जो पर्टिकुलर यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो किस लिए है पहले मैं उसका रीजन बताऊंगा कि इस यूनिट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, फिर अपन इसके बारे में यूनिट 5 में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये अपन जो यूनिट है वो डिस्कस क्यों कर रहे हैं अपन। राइट। तो जैसे आपने अभी तक जो कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है, राइट, आपने कंट्रोल सिस्टम की फर्स्ट यूनिट के अंदर हाउ टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, राइट। और थर्ड यूनिट में आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ा है, राइट। तो अपने पास अभी तक जो कंट्रोल सिस्टम की थ्योरी आई है, राइट, उसको अपन बोलते हैं कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरी। One is conventional control theory and second one is a modern control theory. Modern control theory. यहाँ पर टू टाइप्स की थ्योरी है। वन इज कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी, सेकंड इज मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। आपने अभी तक जो स्टडी किया है दैट इज द कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी, राइट। यहाँ ये वाला पार्ट आपने डिस्कस किया है अभी तक। जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आता है मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के अंडर। इसको अपन शॉर्ट में एमसीटी बोलते हैं, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी, एमसीटी। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ से डिस्कशन हो रहा है वो अभी तक जो पढ़ा है उससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है कि अभी तक जो पार्ट पढ़ा है वो अपने पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट था, और अब जो आप डिस्कस करोगे दैट इज द मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी, वो आप एडवांस वर्जन आप डिस्कस करोगे। इसको अपन एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में क्या डिफरेंस है, और वाई वी विल गो फॉर द मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। अपन मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी की तरफ क्यों जा रहे हैं, राइट। तो अपने पास जो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी है, जो कन्वेंशनल थ्योरी है, वो अपने पास आपने अभी तक जो डिस्कशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिस्कशन था, सिर्फ और सिर्फ एलटीआई सिस्टम पे। कौन सा सिस्टम था? एलटीआई। एलटीआई सिस्टम का मतलब होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मतलब अभी तक अपने जो डिस्कशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिस्टम थे, टाइम इनवेरिएंट थे, ठीक, सिर्फ और सिर्फ एलटीआई सिस्टम थे। यहाँ पर जो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी है वो नॉन लीनियर, अगर मेरे पास कोई सिस्टम में नॉन लीनियर एप्लीकेशन आ जाए, तो नॉन लीनियर डिवाइस है, तो नॉन लीनियर के लिए भी अपन मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी यूज में ले सकते हैं। ठीक है। तो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी में अपने पास क्या है, लीनियर सिस्टम के लिए सिर्फ अप्लीकेबल है, और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में आप नॉन लीनियर कंट्रोल थ्योरी, नॉन लीनियर सिस्टम को भी यूज में ले सकते हो। सेकेंड जो डिफरेंस है वो आपके पास ये है, जो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी में जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते थे तो उसके अंदर आप इनिशियल कंडीशन को क्या मानते थे? इनिशियल कंडीशन को आप जीरो मानते थे। ठीक है। वहां पर कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं होती थी। बट मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में आप, अगर मेरे पास कोई इनिशियल कंडीशन है, कोई इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, उस कंडीशन में भी आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, उस सिस्टम का बिहेवियर देख सकते हो, राइट। उस सिस्टम का आप बिहेवियर देख सकते हो। आपने कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात की थी, और सेकंड ऑर्डर में भी आपने डिस्कस किया था अंडर डैम सिस्टम। तो यहाँ पर सिर्फ लोअर ऑर्डर सिस्टम को अपने डिस्कस किया था, लोअर ऑर्डर, राइट। और अपने पास अगर हायर ऑर्डर को अपन डिस्कस करना है तो आप मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज में ले सकते हो। अगर मुझे हायर ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को डील करना है, तो अगर हायर ऑर्डर सिस्टम से अगर डील करना है तो आपको यूज में लेना पड़ेगा मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो आपने जो कंट्रोल थ्योरी पढ़ी है अभी तक, आपने जो भी कंट्रोल थ्योरी पढ़ी है वो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पे बेस्ड है। मतलब आपको सिंगल इनपुट मिलेगा और सिंगल आउटपुट। सपोज मेरे पास एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट है, तो आप क्या करते थे, जैसे मेरे पास इनपुट वाई यू है, आउटपुट वाई है, तो आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते थे वाई ऑफ एस डिवाइड बाई यू एस, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट। बट मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में आप मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट अपन यूज में ले सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। That's why we will use the modern control theory। और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का जो पार्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, जो आप इसमें यूज में लोगे। ठीक है।
तो अपन ये यूनिट क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक जो मेरे पास कंट्रोल थ्योरी आई है उसमें सिर्फ सिंगल इनपुट था, सिंगल आउटपुट था। अगर मेरे को सपोज डील करना है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए, तो आप मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज में लोगे। अगर मेरे पास अगर कोई इनिशियल कंडीशन है तो आप मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज में लोगे। अगर मेरे पास कोई नॉन लीनियर सिस्टम है तब आप मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज में लोगे। अगर मेरे पास कोई नॉन एलटीआई सिस्टम है तो भी आप मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज में लोगे। अगर मेरे पास कोई हायर ऑर्डर सिस्टम है तो भी आप मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज में लोगे। दैट्स व्हाई वी विल स्टडी द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस और द मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के अंदर ही ये वाला चैप्टर आता है। तो एक तरह से ये वाला जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक तरह से ये नेक्स्ट बुक है। मतलब कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी की अलग बुक है और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी की अलग बुक है। एक तरह से अलग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पूरा अलग बुक स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से वाला जो पार्ट है अपना, मतलब जो अपन ने जो पढ़ा है, ठीक है, वो यूज में जरूर आएगा बट डिफरेंट है। पहले वाले चैप्टर से जो भी हमने पढ़ा है उससे डिफरेंट है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाई वी विल स्टडी द मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी और द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। समझ में आ गया कि अपन स्टडी क्यों कर रहे हैं ये वाली चीज। ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो इस पे मैंने जो थ्योरी में ये वाला पार्ट ही लिख रखा है कि व्हाई वी विल स्टडी द मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। अब मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, जो आपकी पूरी यूनिट है इसके बेस पे। एक्चुअल में आपके पास स्टेट वेरिएबल एनालिसिस अपनी मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का पार्ट है। अब स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, एक मेरे पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम होता है और मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को डील करने के लिए वी यूज द स्टेट वेरिएबल्स। क्या इसमें लेते हैं अपन, स्टेट वेरिएबल्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास if we have multiple input and multiple output, then we use state variables, right? By using state variables we can deal the system or we can deal the control system। ठीक है, उस स्टेट वेरिएबल्स की हेल्प से अपन उस सिस्टम को डील करते हैं। अब यहाँ पर स्टेट वेरिएबल होता क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो इसकी अपन पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज स्टेट। स्टेट है क्या, एक्चुअल में स्टेट है क्या। ठीक है, तो अपन स्टेट का जो मीनिंग होता है जनरली, अपन अपन स्टेट के वर्ड से भी अपन समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, राइट, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर टाइम पर सिस्टम का बिहेवियर देखना है, सिस्टम की पोजिशन देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस हिस्ट्री। सपोज मेरे पास कोई इनिशियल कंडीशन पहले से थी, ठीक है, पहले से कोई सिस्टम में चल रहा है, राइट, और उसके बाद में मेरे को किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर मेरे को सिस्टम का बिहेवियर देखना है, राइट, दैट इज कॉल्ड द स्टेट। स्टेट का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर मैं सिस्टम का क्या देख रहा हूँ, बिहेवियर देख रहा हूँ। तो इफ यू वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ एनी सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड द स्टेट। उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेट बोलूंगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब ये है कि सपोज उस पर्टिकुलर टाइम पर सपोज मेरे पास, मैं एक बार ये सिस्टम दिखा देता हूँ आपको, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज मेरे पास एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज द MIO और MO सिस्टम, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। सपोज मेरे पास मल्टीपल इनपुट है U1 से लेकर UN तक और मल्टीपल आउटपुट है Y1 से YP तक। कितने वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, मैंने P एज्यूम किया, यहाँ पर M एज्यूम किया। तो इस सिस्टम को डील करने के लिए मेरे पास, मैं किसका यूज में लूंगा, स्टेट वेरिएबल का यूज में लूंगा। दैट मीन दिस x1 x2 अप टू xn दीज आर द स्टेट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि अब मुझे नहीं पता है कि मुझे स्टेट वेरिएबल कितने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि इस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम मेरा कोई भी हो सकता है, डीसी मोटर का हो सकता है, एसी का हो सकता है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इस मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कंट्रोल सिस्टम को डील करने के लिए मुझे मिनिमम सेट ऑफ जो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी दैट आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है और मुझे मिनिमम से मिनिमम दो वेरिएबल चाहिए मुझे उसको सिस्टम को डील करने के लिए। इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स दीज टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल, राइट।
इसी तरीके से सपोज मुझे किसी सिस्टम को डील करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स these 3 वेरिएबल्स आर द स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को डील करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट, दीज आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल्स। दीज वेरिएबल्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम टी है, उससे मुझे स्टेट वेरिएबल चाहिए, तो मैं इसको डिनोट करूंगा x1t, x2t, x3t अप टू xnt, राइट, दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स। इसको मैं जिम करूंगा स्टेट वेरिएबल, ठीक है। और मेरे पास 2 वेरिएबल चाहिए, x1t x2t से डिनोट करूंगा, 3 चाहिए तो x1t x2 x3t पे डिपेंड करूंगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल। अब अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है, राइट, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सपोज मेरे पास एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मेरे पास रेजिस्टेंस है, राइट, मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस में आप चाहे करंट की डायरेक्ट करंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम, इसको मैं टी टाइम अज्यूम कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, इस पर्टिकुलर टी इक्वल टू टाइम पर कुछ करंट जा रही है, राइट। अगर मैं बोलूँ आपको कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड में मुझे करंट बताओ, तो करंट कितनी होगी, उतनी होगी जितनी करंट फ्लो हो रही है। टी इक्वल टू 10 सेकेंड में बताओ तो मुझे करंट उतनी होगी जितनी यहाँ पर फ्लो हो रही है, राइट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई भी करंट की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, न वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर मैं कोई भी स्टेट वेरिएबल यूज में नहीं ले सकता। इसी तरीके से आप इंडक्टर की बात करें अपन, तो इंडक्टर के रिस्पेक्ट में सपोज मैं आई करंट यूज में ले रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इंडक्टर में अगर मैं धीरे धीरे इंडक्टर में मैं करंट की बात करता हूँ तो धीरे धीरे करंट क्या होगी, चेंज होगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो आई एल है, ठीक है, इंडक्टर करंट है, तो इंडक्टर करंट ऑलवेज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज होती है। दैट मीन्स आई एल टी इज द स्टेट वेरिएबल, ठीक है, आई एल टी द स्टेट वेरिएबल। इसी तरीके से मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर में क्या होगा, चार्जिंग होगी डिस्चार्जिंग होगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा, दैट इज वीसी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या होगा, चेंज होता है, ठीक है, पहले चार्जिंग होगी वापस डिस्चार्जिंग होगी। तो यहाँ पर जो वीसीटी है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इज द स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो कभी भी मैं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए अगर मेरे पास आरएलसी एलिमेंट है तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर थ्रू द करंट, सॉरी करंट थ्रू द इंडक्टर आर द स्टेट वेरिएबल। यहाँ पर करंट और वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का होगा, दीज आर नोन होते स्टेट वेरिएबल, ये आपको याद करना है, ठीक है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूँ तो करंट थ्रू द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होंगे। क्यों स्टेट वेरिएबल होंगे, क्योंकि मेरे पास जो करंट थ्रू द इंडक्टर है और वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर है वो चेंज हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट रजिस्टर में ऐसा नहीं हो रहा है, रजिस्टर में फिक्स है, टाइम आप 2 सेकंड पे लो, 3 सेकंड पे लो, 4 सेकंड पे लो, करंट और वोल्टेज ऑलवेज सेम रहता है यहाँ पे। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करता हूँ दैट मीन्स आई एल टी और वी सी टी आर द स्टेट वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब ये है सपोज मेरे पास एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है, तो मेरे पास इस तरह का कोई सर्किट है। अब मुझे पूछता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मुझे बताओ स्टेट वेरिएबल कितने हैं, तो स्टेट वेरिएबल कितने होंगे, 2 स्टेट वेरिएबल होंगे, एक तो करंट थ्रू द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, 2 स्टेट वेरिएबल। तो मेरे पास एक 2 इंडक्टर बना लूँ और एक कैपेसिटर बना लूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2 इंडक्टर बना लेता हूँ और एक कैपेसिटर बना लेता हूँ, तो उस कंडीशन में स्टेट वेरिएबल कितने होंगे, 3 स्टेट वेरिएबल होंगे, इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट और इसके थ्रू वोल्टेज, ठीक है। तो मिनिमम जो आपके पास जो स्टेट वेरिएबल है या वेरिएबल्स हैं इनको मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। स्टेट वेरिएबल अपन किसको बोलेंगे, किसी का भी आंसर नहीं आया, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको, क्लियर है, ओके। these are called the state variable. अब next definition is the state vector. State vector is nothing but the n number of set of state variable is called the state vector. Okay? जितने नंबर ऑफ मेरे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी कॉलम जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर। और मेरे पास 2 स्टेट वेरिएबल है x1t और x2t, तो इसकी आप कॉलम मैट्रिक्स बना लो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा,
सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। और मेरे पास दो वेरिएबल हैं, सपोज मेरे पास, दैट मीन्स x1t और x2t, ठीक है। अगर मेरे पास दो दो वेरिएबल हैं तो दीज आर कॉल्ड द, इसको कॉम्बिनेशन में बोलूंगा, दिट इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द n नंबर ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स आप बना लो उसकी, तो उसको स्टेट वेक्टर बोलेंगे। अगर मेरे पास तीन है तो x1t, x2t, x3t, ठीक है, इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर। ये डेफिनेशन क्लियर होगी स्टेट वेक्टर की, कि जो भी मेरे पास स्टेट वेरिएबल है इसकी मेरे मुझे कॉलम मैट्रिक्स बना लेनी है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का मतलब ये है, जो मेरे पास आपने डेफिनेशन यूज में लिए स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, इसी तरीके से स्टेट स्पेस होता है। तो स्टेट स्पेस का मतलब ये है कि अपने स्पेस के अंदर, जैसे आप अगर 2D में यूज में लेते हो तो आप क्या यूज में लेते हो, अगर मेरे पास 2D स्पेस है, अगर मेरे पास 2D स्पेस है, 2D स्पेस है तो आप क्या यूज में लेते हो, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये लेते हो एक्स एंड वाई, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर 3D स्पेस में अगर यूज में ले रहे हो, 3D स्पेस में यूज में ले रहे हो, तो आप क्या यूज में लेते हो, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मेरे पास स्टेट स्पेस अगर 2D में है, सब टू स्टेट स्पेस है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगी, x1 और x2, ठीक है। 3 यूज में ले रहे हो तो x1 x2 एंड x3, 4 यूज में ले रहे हो तो x1 x2 x3 एंड x4। इसी तरीके से अगर आप 2D में यूज में ले रहे हो, दो स्टेट स्पेस हैं, तो अब यहाँ यूज में लोगे x1 और x2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 स्टेट स्पेस है, यहाँ यूज में लोगे आप x1 x2 एंड x3। इसी तरीके से आप 4D में, 5D में, बाकी में यूज में ले सकते हो, ठीक है। जितने नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, आपका स्टेट स्पेस भी उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट वेरिएबल, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्सिस x1 x2 x3 x4 अप टू xn इज कॉल्ड द स्टेट स्पेस, ठीक है। जैसे आप इसको बोलते 2D स्पेस, 3D स्पेस, ठीक है, ND स्पेस, इसी तरीके से इसको अपन बोलेंगे स्टेट स्पेस। इसका मतलब स्पेस ऑफ द n स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड द स्टेट। सिंपल समझिए। इसकी डेफिनेशन क्लियर है स्टेट स्पेस की। स्टेट स्पेस की क्लियर है, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताओ कि अपन जब भी स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम को, आपने भी कभी स्टडी किया होगा सिस्टम को, तो आपने जो आप नॉर्मली सिस्टम के अंदर अपन जो भी बुक्स के अंदर लिखा रहता है, तो 2D स्पेस के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, एक्स एंड वाई। अपन ये एक्स बना लिया मैंने, ये वाई बना लिया, ठीक है, ये एक्स और वाई। अगर मुझे 3D चाहिए तो मैंने जेड बना लिया, ठीक है। यही करते हो आप, इसी सिस्टम को आप डील करते हो आइदर 2D में और 3D में। सपोज मेरे पास 4D सिस्टम है, 5D सिस्टम है, 6D है, ND सिस्टम है, ठीक है। तो अपन बुक्स के अंदर क्या लिखते हैं, या फिर बुक्स के अंदर क्या लिखते हैं कि अगर मेरे पास ND सिस्टम है, सपोज मेरे पास 5D है, 6D है, 7D है, अप टू ND मान लो, ठीक है। तो उस सिस्टम के लिए कोई भी बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं 2D और 3D के लिए। मतलब आपको, आपने जब अभी तक स्टडी किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो बात करते हैं 2D और 3D की, 1D 2D एंड 3D, तीन ही चीज की बात करते हैं। 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D की बात क्यों नहीं करते हैं? जबकि वो बात तो करते हैं, बोलते तो हैं कि भी ND तक होता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी हो सकता है। बट वो बात सिर्फ 2D और 3D की करते हैं, 6D 7D 8D 50D इनकी बात ही नहीं करते। ऐसा क्यों? या या तो अपन उसको सोल्व नहीं कर सकते, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई बता सकता है? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी अपन स्टडी करते हैं स्टेट स्पेस को, तो आपको बोला जाता है कि एन स्टेट स्पेस है, और स्टडी सिर्फ करते हैं 2D और 3D की। ऐसा क्यों? 4D 5D 6D की स्टडी क्यों नहीं करते हैं? उनकी भी स्टडी होनी चाहिए। आपको 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 बोलते तो हैं कि भाई 3D 4D भी होता है, 5D भी होता है, ND भी होता है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, नेट पे भी लिखा हुआ है, बट स्टडी क्यों नहीं करते हैं? अभी तक तो मैंने देखा नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए भाई 5D 6D 10D के लिए स्टडी किया हो। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऐसा क्यों है?
आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यूनिवर्स 3D में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली बात करते हैं अपन। अच्छा, यूनिवर्सिटी सिर्फ 3D में एग्जिस्ट करता है क्या? गजेंद्र ने कहा है कि यूनिवर्स 3D में ही एग्जिस्ट करता है, ऐसा है क्या? यूनिवर्स सिर्फ 3D है क्या? यूनिवर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ 3D है, 4D 5D 6D ND नहीं है। सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, जयप्रकाश कह रहा है सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो भाई सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है भाई, हैं भाई इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? 3D तक ही बात करते हो, 4D 5D तक बात ही नहीं करते, ऐसा क्यों है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन नहीं है। आप किसी से पूछिए कि भाई जो बुक्स स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ 2D 3D की बात कर रहे हैं, 4D 5D 6D की बात ही नहीं करते, न इंजीनियर्स बात कर रहे हैं न साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। हाँ, गजेंद्र ने सबसे इस क्वेश्चन, इस मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दिया है। गजेंद्र ने जो आंसर दिया है वो 100% करेक्ट है। देखो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहती ये है कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ और सिर्फ 3D तक विजुलाइज कर सकती है, बाकी विजुलाइज नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ 3D तक विजुलाइज कर सकता है, 3D तक ही विजुलाइज कर सकता है, बाकी विजुलाइज ही नहीं कर सकता। इसलिए अपन एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ 3D तक ही डिस्कशन अपन कर सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग 3D तक विजुलाइज कर सकता है, बाकी विजुलाइज ही नहीं कर सकता। बल्कि जो गजेंद्र ने स्टार्टिंग में कहा था कि 3D एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3D के अलावा जो एग्जिस्ट करता है सिस्टम में जो है स्पेस है, वो अपना इंफिनिटी स्पेस है, ठीक है। 2D सिर्फ 3D तक की स्पेस नहीं है, इंफिनिटी स्पेस है। बट एक ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ और सिर्फ 3D को ही विजुलाइज कर सकता है, 4D 5D 6D को विजुलाइज नहीं कर सकता। 4D को विजुलाइज करना वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कोई ह्यूमन बीइंग विजुलाइज कर ले, ठीक है, मेरे को नहीं पता है। बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहता है कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो 3D तक ही विजुलाइज कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन नॉट विजुलाइज द 4D 5D और मल्टीपल स्पेस स्टेट स्पेस, ठीक है। तो अपन मल्टीपल स्टेट स्पेस अपन एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए अपन सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि एलियन एलियन विजुलाइज कर ले, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, एलियन कर सकता है क्या पता, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो बात करेंगे वो स्टेट स्पेस इक्वेशन की बात करेंगे। मैंने इसलिए ये बताया कि कोई मान लो कि किसी के माइंड में क्वेश्चन आए कि भाई अपन अपन तो 3D की स्टडी कर रहे हैं, बट अपन यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में वो 3D तक आएगा, 4D तक नहीं आएगा। बट अपन जो इसमें जो अपने यहाँ पर जो सिस्टम को विजुलाइज नहीं कर सकते, बट अपन यहाँ पे सोल्व जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे सोल्व जरूर कर सकते हैं क्वेश्चन को। सपोज मेरे पास एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इनपुट है U1 से लेकर UN तक। सपोज मेरे पास यहाँ पर m इनपुट वेरिएबल हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल सपोज p है, ठीक है। बाय द डील विद दिस कंट्रोल सिस्टम वी यूज द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स यूज में ले रहे हैं, और इस स्टेट वेरिएबल्स को मैं यहाँ पर ज्यूम कर रहा हूँ x1 से xn तक, दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये स्टेट वेरिएबल जो है x1 से xn तक, यहाँ पर अब मैं डिपेंड करेगा कि मेरे पास इस कंट्रोल सिस्टम के लिए कितने स्टेट वेरिएबल चाहिए, ठीक है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम मेरे पास कैसा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को डील करने के लिए यहाँ पर मैं एक इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा स्टेट स्पेस इक्वेशन। अब ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, समझ लेना आप, ठीक है। इस कंट्रोल सिस्टम को डील करने के लिए वी यूज द स्टेट स्पेस इक्वेशन। अब ये स्टेट स्पेस इक्वेशन होती क्या है? इस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए स्टेट स्पेस इक्वेशन होती है। इस पूरे सिस्टम को, जो मेरे पास पूरा कंट्रोल सिस्टम है, उस कंट्रोल सिस्टम को स्टेट स्पेस इक्वेशन ये डिस्क्राइब करेंगे।
ये पूरी स्टेट स्पेस जो है मेरे पास कंट्रोल सिस्टम है उसको ये डिस्क्राइब करेंगे, राइट। सपोज मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, सपोज, ठीक है। सपोज मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है y2 अपॉन u1, ठीक है। इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन निकालना है y2s अपॉन u1s, ठीक है, y1 अपॉन u2s, y3s अपॉन u1s, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो आप ये कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी से नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके वाई एस अलग कर लेते हो, यूएस अलग कर लेते हो, और वाई एस अपॉन यूएस फाइंड कर लेते हो। बट इस मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में आप नहीं कर सकते, ये मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स को सोल्व करना वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्टेट स्पेस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। अब ये स्टेट स्पेस इक्वेशन की फॉर्म होती क्या है, दैट दीज आर कॉल्ड द स्टेट स्पेस इक्वेशन। स्टेट स्पेस इक्वेशन होती है x डॉट टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। स्टेट स्पेस इक्वेशन में यहाँ पे दो इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन है x डॉट टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, राइट। दिस एक्स टी यहाँ पर जो वेरिएबल है, एक्स टी जो वेरिएबल है मेरे पास, इस स्टेट वेरिएबल ये एक्स टी है, ठीक है। यू टी मेरे पास ये इनपुट है, इसको इसको मैं बोलूंगा यू टी वेक्टर, और दिस आर कॉल्ड द एक्स टी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ जो x डॉट टी लगाया मैंने, x डॉट का मतलब यहाँ पे है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। इसका मतलब ये x डॉट टी का मतलब क्या है, dx बाई dt, ठीक है। x डॉट टी का मतलब है dx बाई dt, राइट। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज द आउटपुट इक्वेशन, दैट इज yt इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। दीज आर द इक्वेशन yt इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी, ठीक है। These are called the state equation, this is the output equation। यहाँ पर एक जो yt जो वेक्टर होगा इसको मैं बोलूंगा आउटपुट वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो xt है that is the column vector, yt is the column vector and yt is the column vector, xt ut and yt are the column vector। अब ये जो xt yt and ut है, इस कॉलम वेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, और मेरे पास ut है that is the input, और मेरे पास m इनपुट है, तो मैं क्या लिखूंगा y1t y2 सॉरी u1t utt अप टू umt, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, सपोज ut के दो इनपुट है, तो मैं क्या लिखूंगा u1t और u2t, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर ये ut डिफाइन हो गया, इसी तरीके से आप अगर xt डिफाइन करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉलम वेक्टर, और कॉलम वेक्टर में आप डिफाइन करोगे x1t अप टू xnt, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, तो x1t x2t लिखोगे, अगर तीन है तो मेरे पास x1 x2t और x3t लिखो। इस तरीके से आप xt भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास जो yt है आउटपुट वेक्टर, वो होगा y1t अप टू ypt, तो मेरे पास तीन इनपुट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दो अगर आउटपुट है तो y1t y2t लिखोगे, तीन है तो y1t y22 y3t लिखोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट वेरिएबल। मेरे पास आउटपुट वेरिएबल कितने हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये ut yt और xt इनको कॉलम वेक्टर से अपन डिफाइन करते हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दैट इन इनपुट आउटपुट एंड स्टेट वेरिएबल वेक्टर आर डिफाइंड बाय द कॉलम वेक्टर, ठीक है। दीज ऑल आर द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो a है, क्योंकि ये तो मेरे पास हो गया xt ut हो गया, ये भी ut हो गया, ut ये डिफाइन हो गया। अब मेरे पास ये a b c d क्या है, these A, B, C, D are the matrix, okay, these A, B, C, D और all are the matrix। ये सारे मैट्रिक्स हैं, जितने भी xt ut ut and yt ये भी मैट्रिक्स हैं। A, B and C are called the matrix, ठीक है। अब जो यहाँ पर दो इक्वेशन मेरे पास दिख रखी हैं, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अपने जब भी अपन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपन इस फॉर्मेट में अपन नहीं लिखेंगे। अपन यहाँ पे जो t वेरिएबल जो दिख रहा है, इसको अपन बाय डिफॉल्ट अपन अज्यूम करेंगे दैट आर कॉल्ड द टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो इन इक्वेशन को मैं नई इक्वेशन में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। जो t है ये मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। तो जब भी आपको इक्वेशन मिलेगी वो x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, यहाँ पे t आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर सकते हो। तो आपको ये इक्वेशन याद में नहीं रखनी है, आपको कौन सी इक्वेशन याद में रखनी है, ये बात। तो ये स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन ये आपको याद करनी है, x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर ये ए बी सी मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है।
इस एबीसी में डी जो मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा एन क्रॉस एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। मैट्रिक्स बी का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एन क्रॉस एम होगा, एन इज द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल और एम इज कॉल्ड द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। ये देखो एम यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो एन क्रॉस एम होगा, ये आपको याद करना है। इसी तरीके से जो वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, इट इज आउटपुट मैट्रिक्स, इट इज पी क्रॉस वन, ये ऑलरेडी आपको पता है, पी क्रॉस वन दिख रहा है आपको। कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका कॉलम वन होगा और डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट वेरिएबल पी क्रॉस वन इसका आउटपुट वेक्टर होगा। इसी तरीके से सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस एन। पी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट और एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल। जो डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस एम। पी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल मेरे पास है, और यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, ठीक है। तो इनका आपको ऑर्डर आपको याद करना है। अगर आपको ऑर्डर याद नहीं है तो भी आपको मैं क्वेश्चन में बता दूंगा ट्रिक कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट बेटर ये होगा कि इनका आप ऑर्डर याद कर लें, और ऑर्डर याद कर ले तो इजी होगा। बाकी आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि हाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और इनका ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैट बॉक्स में जो है आप लिख रहे हो, मैं दोबारा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि चैट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास जो मैटर में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही आप लिखें, एक्स्ट्रा ना लिखें, ठीक है। अपनी चैट बॉक्स में अपना जो अगर आपको अगर करना है तो आप बाहर जाके कीजिए, यहाँ पर ना, यहाँ पर मत कीजिए। बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, आपको करना है क्लास से बाहर जाइए, आराम से अपना चैट बॉक्स में ले लिखिए। ये ऑफिशियल है, ये आपका व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, पर्सनल, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो पहले, बाद में लिख लेना ये सब कुछ। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चैट बॉक्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कोई भी नहीं लिखेगा कुछ भी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, समझ लो पहले। मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पर। आदित्य तिवारी कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? अपना माइक ऑन कीजिए, बताओ मुझे कुछ प्रॉब्लम है आपको? तो फिर क्यों लिख रहे हो इसमें चैट बॉक्स में? ये ऑफिशियल चैट बॉक्स है, आपका पर्सनल ग्रुप थोड़ी ना है। भाई इस तरह की हरकतें मेरे को दोबारा नहीं चाहिए, पहले पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, दैट इज स्टेट स्पेस इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या याद करना है, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू याद करना है, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये दोनों इक्वेशन याद में लेनी है। अगर ये इक्वेशन याद में है तो सबसे पहले आपको ये एक्स यू एंड वाई याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। एक्स यू एंड वाई इस तरह के कॉलम वेक्टर्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट आउटपुट एंड द स्टेट वेरिएबल आपको एक कॉलम मैट्रिक्स लिखनी है। तो एक्स यू एंड वाई ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको अगर एबीसीडी मैट्रिक्स देखनी है तो जो ए मैट्रिक्स होती है, ये नंबर ऑफ अगर आपके पास स्टेट वेरिएबल होंगे, ठीक है, उनका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो एन क्रॉस एन होगा, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स आपको याद हो जाएगी, और मेरे पास 3 स्टेट वेरिएबल है तो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एन क्रॉस एम होगा, अगर मेरे पास 3 स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, और इनपुट मेरे पास अगर सपोज 1 है तो 3x1 का हो जाएगा। इसी तरीके से आप सपोज वाई सपोज मेरे पास आउटपुट 1 है तो 1x की मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे पास अगर मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है तो 1 है, और ये सपोज एन जो है तो मैंने 3 एज्यूम किया तो 1x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। डी में सपोज पी क्रॉस एम है, पी मैंने कितना लिया है, 1 लिया है, तो 1x एम कितना है 1, तो 1 की मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से आपको ये मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब सारा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा आपको,
और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप इजीली आप कर सकते हो। या तो किसी को डाउट? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन जो स्टेट वेरिएबल इक्वेशन के इनको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले इनको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मेरे पास n इक्वल टू, सपोज मेरे पास टू स्टेट वेरिएबल्स हैं, टू स्टेट मेरे पास वेरिएबल्स है। तो स्टेट वेरिएबल्स टू का मतलब क्या होगा कि मेरे पास n की वैल्यू टू होगी, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, x डॉट है इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। तो आपके सामने इक्वेशन थी x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है, एंड y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है। एक्स डॉट इक्वल टू वाई एक्स ए एक्स प्लस बी यू और एंड वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स दो हैं तो मेरे पास यहाँ पर x क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगी। x इज द कॉलम मैट्रिक्स। तो x का मतलब यहाँ पे क्या होगा, x1 और x2, दीज आर इज द x, ठीक है। अब मैं सपोज u यूज में ले रहा हूँ, सपोज 1, ठीक है। मेरे पास जो इनपुट है सपोज 1 है, तो यहाँ पर u की जगह u ही आएगा। अगर मेरे पास जो इनपुट वेरिएबल है सपोज 1 है तो u का u ही आएगा इनपुट में। y सपोज मेरे पास 1 है तो y का y आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे आएगी, x डॉट, इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। तो x डॉट ये आएगा x1 डॉट x2 डॉट, ठीक है। ए मेरे पास जो मैट्रिक्स होती है वो होती है टू कोमा n की, n यहाँ पर 2 है तो ए जो का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2,2 का होगा। मुझे नहीं पता है अंदर की वैल्यू क्या होगी, पर जो मैट्रिक्स होगी 2,2 की। अब ध्यान से समझ लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। ये मैट्रिक्स होगी 2,2 ऑर्डर, ठीक है। प्लस उसके अंदर बी है, तो बी का ऑर्डर क्या था, बी का ऑर्डर क्या था, बी का ऑर्डर था मेरे पास n क्रॉस m। तो n यहाँ पे क्या है, 2 है, तो बी और मेरे पास m1 ही है इनपुट, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। और जो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स को हम क्या लेते हैं, 2 यहाँ पर क्या होगा, रोज, और कॉलम क्या होगा 1, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स यहाँ पे बी होगी, ठीक है। इंटू यू, मेरे पास इनपुट 1 ही है, दैट इज, ठीक है। उसके बाद में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक्स भी आएगा, ए इंटू एक्स, ये एक्स मैट्रिक्स होगी x1 x2 x1 एंड x2। ax हो गया, ये देखो ax वाला इतना वाला पार्ट हो गया, प्लस बी यू, बी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 1 की, तो ये मेरे पास 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स। मुझे नहीं पता है मैट्रिक्स क्या होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में यू मेरे पास 1 ही है तो यू सिर्फ एक ही रहेगा। इसी तरीके से मेरे पास y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू लिखना है, ठीक है। वाई सपोज मेरे पास एक ही है तो y मैट्रिक्स में एक ही आएगा, एक ही वेरिएबल आएगा y मैट्रिक्स में, इक्वल टू सी मैट्रिक्स, और सी का ऑर्डर क्या होगा, p क्रॉस 1। तो p मेरे पास आउटपुट भी 1 है, तो आउटपुट 1 है तो वो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ठीक है। p मेरे पास कितना है, 1 है, तो 1, और x कितना है मेरे पास, x1 x2 प्लस डी यू। अब डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस m। तो p यहाँ पर कितना है मेरे पास, p मतलब आउटपुट इज 1, m इनपुट इज 1, तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 ऑर्डर इंटू u, और u मेरे पास एक ही है, एक है मतलब मेरे पास एक ही है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स लिखना है आपको, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसी तरीके से आपको अगर 3 वेरिएबल देखे हैं तो इसी तरीके से 3 वेरिएबल के फॉर्मेट पे लिखना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप स्टेट वेरिएबल्स की इक्वेशन आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दीज आर द फॉर्म ऑफ द स्टेट स्पेस इक्वेशन x डॉट इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। रिपीट करना है, ठीक है। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी, दीज आर द स्टेट वेरिएबल फॉर स्टेट स्पेस इक्वेशन a x प्लस बी, और मेरे पास आउटपुट इक्वेशन है y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यही है। अब मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन स्टेट वेरिएबल आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ जो मेरे पास इनपुट है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनपुट यहाँ पर सपोज मेरे पास है u1 u2, इस तरीके से आप समझ लो u1 एंड u2 दो इनपुट मान लो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आउटपुट मेरे पास है दो आउटपुट है y1 y2। स्टेट वेरिएबल्स मेरे पास हैं टू। मेरे पास दो इनपुट है, दो आउटपुट है, दो स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको बताया कि इनपुट को मैं किससे नोट करता हूँ, u से, और इसको y से, इसको x से। तो मेरे पास इनपुट जो वेक्टर होगा, इनपुट वेक्टर क्या है x, तो x का वेक्टर क्या होगा x1, दो है तो x1 x2। ठीक है, ये x होगा। y क्या होगा, y इज द y1 y2 y1 y2। ठीक है, ये y वेक्टर होगा। और जो स्टेट वेरिएबल जो का जो वेक्टर है, स्टेट वेरिएबल x हो गया, तो ये स्टेट वेरिएबल का है, ये आउटपुट का है, और इनपुट का मुझे लिखना है तो u इक्वल टू u1 v2। यहाँ तक कोई डाउट है नीलेश? यहाँ तक डाउट है कि मैंने कैसे लिखा है? क्लियर है? मेरे पास दो इनपुट है, दो आउटपुट है, दो स्टेट वेरिएबल है, इनको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एक्स वाई यू, तो जहां भी एक्स यू एंड वाई है, ये एक्स यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, वाई यहाँ पर, यू एंड एक्स यहाँ पर आप लिख सकते हो ये। तो इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स डॉट लिखना है। तो अगर एक्स डॉट कैसे लिखूंगा मैं, एक्स डॉट x1 x2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम x1 और x2। ठीक है, तो इसका मुझे डॉट करना है, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, डॉट लगा दूँ। यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर? एक्स डॉट लिखना है तो मैंने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर जो एक्स डॉट आएगा वो क्या आएगा, x1 डॉट, और यहाँ पे x2 डॉट। ठीक है, अब मुझे ए मैट्रिक्स नहीं पता है। ठीक है, ए आप हटा दो एक बार, ए मैट्रिक्स नहीं पता है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो मुझे नहीं पता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनटू एक्स, एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे, x1 x2। बी मैट्रिक्स मुझे नहीं पता है, ठीक है, इसका ऑर्डर पर डिफाइन कर लेंगे अभी। ये बी है, ये बी मैट्रिक्स है, और इनटू यू, यू क्या लिखोगे यहाँ पे, u1 u2। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक्स डॉट की जगह मैंने ये लिख दिया है, एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया है, वो यू की जगह ये लिख दिया है। इसी तरीके से मुझे वाई लिखना है, तो वाई क्या है यहाँ पर, वाई वन वाई टू, दो आउटपुट है, वाई वन वाई टू इक्वल टू सी मैट्रिक्स है। एक बार सी मैट्रिक्स को ऐसा कैसा लिख दो आप, इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू प्लस डी, डी मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर नहीं पता है, तो डी लिख दो, इंटू वाई वन वाई टू। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर?
यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं ऑर्डर बताता हूँ मैट्रिक्स का। क्लियर है? अब यहाँ पर इनपुट मतलब, इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट किसे नोट किया था मैंने? एम से। तो इनपुट का मतलब यहाँ पे एम कितना है? 2 है। और आउटपुट मैंने किसे नोट किया था? पी से। पी यहाँ पर 2 है। और जो मैंने स्टेट वेरिएबल डिनोट किया था एन इक्वल टू 2 से, ठीक है, एन से डिनोट किया था एम पी एन। ये देखो, एम मेरे पास इनपुट, पी मेरे पास आउटपुट और एम मेरे पास स्टेट वेरिएबल। पता चल गया मेरे पास एम एन पी की वैल्यू। वो मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर है एन क्रॉस एन क्रॉस एन, पी क्रॉस वन, पी क्रॉस एन, पी क्रॉस एन, ठीक है। एक तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट करके आप मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर लो ए बी सी डी का, ठीक है। दैट इज द नंबर 1 मेथड जो मैंने बता चुका हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बताया तो आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सपोज मेरे पास इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, अब ध्यान से सुनना। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1, 2 रोज एंड कॉलम 1 है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो मेरे पास इन दोनों जो मेरे पास ए और एक्स है, दोनों का जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है? दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और जब मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 क्रॉस 1। तो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 1 का है। तो मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स का मेरे पास है 2 क्रॉस 2 का, और दूसरी मैट्रिक्स का मुझे पता नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो लास्ट ऑर्डर, लास्ट जो है कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का रो, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर होगा इसका यहाँ पे वो क्या होगा? 2 होगा। ये कंफर्म है। इसके बाद में अब मैट्रिक्स का ऑर्डर होने के बाद में ये क्या हो जाएंगे? ये हट जाएंगे। और जो ऑर्डर मेरे पास क्या लाना है? मेरे को 2 क्रॉस 1 लाना है। इसका मतलब जो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 1 आएगा? तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 1 आएगा। इसका मतलब जो x1, सॉरी मैंने ऑर्डर पहले से डिफाइन कर दिया, डिफाइन नहीं करने के बारे में बताता हूँ। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा से सुनिए कि मैंने ऑर्डर पहले से डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। सपोज मुझे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना, मुझे नहीं पता है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक सुनिए कि टोटल ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 1 का है, ठीक है। टोटल जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 1 का है, तो मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 1, ठीक है, इक्वल टू। अब ए मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर नहीं पता है, ठीक है, इनटू, और जो x1 x2 का ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1 है। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 1 से। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, 2 क्रॉस 1 से जब भी मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो रोज है दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का सेकंड वाली रो, वो 2 आएगी। आएगी नहीं आएगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो है, दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 2 आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है। अब मुझे 2 क्रॉस 1 लाना है, दैट मीन्स ये वाली टर्म तो हट जाएगी। तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स कब आ सकता है? जब इसकी वैल्यू क्या हो? 2 हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये वाली जो वैल्यू है वो कब आएगी? 2, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा? 2 क्रॉस 1 आएगा। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसका मतलब जो ए का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है। इसका मतलब ए का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। ये इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से आप, ये समझ में आ गया? ये क्लियर है कैसे आया? ये 2 क्रॉस 2 कैसे आया तो मैंने बताया अभी आपको। क्लियर है ये वाला? अब मुझे बी का ऑर्डर निकालना है। बी का ऑर्डर मुझे नहीं पता है। ये मैंने गलती कर दी, नीचे वाला समझा रहा था मैं, ऊपर वाला बता दिया आपको। तो एक ही बात है, चलो देखिए ये भी सेम ही है, 2 क्रॉस 2। अब मुझे बी का ऑर्डर निकालना है। बी का ऑर्डर मुझे नहीं पता है, तो आप फाइंड कर सकते हो बी का ऑर्डर क्या होगा। कैसे? टोटल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1 होगा।
और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर है 2x1, तो ये भी 2x1 है, ये 2x1 है, इसका मतलब है बी का ऑर्डर भी क्या होगा 2x2, तभी मेरे पास क्या होगा 2x1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सी का ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, ये मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 है, ये 2x1 है, तो ये 2x1 कब आएगा, तब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, और यहाँ पर 2x1 लाना है तो इसको मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूं, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2x2। तो इस तरीके से आप ABCD मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। या तो आप डायरेक्टली जो मैंने आपको जो वैल्यूज बताई हैं या तो वो याद कर लो, या इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को याद कर लो, तो दोनों से आप फाइंड कर सकते हो ऑर्डर ऑफ A, B एंड C एंड D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी को डाउट है? मयंक कह रहा है चैनल का नाम है गेट कॉन्सेप्ट। मेरा ही बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप सुन लो, आपके लिए जरूरी है।